शहरी तरमीमी कानून को लेकर मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मोदी जी ने जो सीएए लाया है उससे लाखों बंगालियों को शहरियत मिलती है, लेकिन ममता दीदी ने उसकी मुखालफत की और बंगाल में फसाद करवाए। अमित शाह ने कहा कि हम शहरियत देने जा रहे हैं, फिर उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि अब मुकम्मल अक्सरियत के साथ बंगाल में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। करोड़ों बंगालियों को नागरिकता मिलती है, ममता दीदी ने इसका विरोध किया, बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिया। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, ममता दीदी, ये मेरे नाम शूद्र और मतुआ परिवार के दलित भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं, आप क्यों विरोध कर रही हो? क्यों आपको ये अपने नहीं लगते हैं? आपको घुसपैठिए ही अपने लगते हैं? आपको जो लगे वो लगे। मैं बताने आया हूं, 70 साल से जो शरणार्थी भाई यहां आए हैं, हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे, उनको सम्मान देकर रहेंगे। शाहीन बाग में हंगामे के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 के निफाज की वजह से एहतजाजी अपना एहतजाज खत्म कर दे, लेकिन एहतजाजी अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 2 महीने से जायद से खवातीन धरने पर बैठी हैं। धरने के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरातकारों की टीम ने मुहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इससे पहले वजाहत हबीबुल्लाह ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें धरने को पुरअमन बताया था। कवारसी में जीवन घड़पलिया पर धरना अब खत्म हो गया है। जिला इंतजामिया ने मेमोरेंडम लेकर एहतजाज को खत्म करा दिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ तशद्दुद में पुलिस बर्बरियत के खिलाफ 23 फरवरी से ही जीवनगढ़ इलाके के लोग मुरादाबाद बाईपास पलिया पर धरना दे रहे थे, जिसे आमदोरफ्त में पूरी तरह से बंद हो गई थी। गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहे मज़कूरा धरने को ख़त्म कराने की कई बार कोशिशें हुई थी, जो नाकाम रही थी। अब इंतज़ामिया ने मकामी लोगों और सियासी समाजी कारकुनान की मदद से कोशिश की तो हालात बेहतर हुए और एहतजाज कर रहे लोग मेमोरेंडम देकर धरना ख़त्म करने पर राजी हो गए। माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से प्रशासन का नियंत्रण है। जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह की डिमांड की गई? हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर प्रशासन की अनुमति के बिना धरना देना गलत है। मेरा पहले भी ये मत था, आज भी ये मत है। उनको कहीं स्थान दिया जाएगा यहाँ? अगर कोई प्रॉपर हमारे पास प्रार्थना पत्र आता है तो पुलिस की रिपोर्ट लेकर के हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्या है जो पब्लिक है, डीएम साहब के आने के बाद में क्या हुआ? देखिए, डीएम साहब ने आके जो आश्वासन दिए हैं उससे पब्लिक मुतमईन है, पहली बात। दूसरी बात, ये हालात तो जो है वो प्रदेश के या पूरे हिंदुस्तान के जो बनाए हुए हैं, उसके लिए देश के गृह मंत्री को बहुत बहुत बधाई। जो वो चाहते थे वैसे ही हालात बन रहे हैं। लोगों का ध्यान विकास से, नौकरी से अलग हट के सीए, एनआरसी, हिंदू मुस्लिम सब पे कर दिया उन्होंने। बेहद खूबसूरती से उन्होंने अपनी नाकामयाबी को छुपाया है। सड़कें जाम है, इकनॉमी ख़त्म हो रही है और वो इन्हीं मसलों में हिंदुस्तान को उलझा के रखना चाहते हैं। तो अभी क्या परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर? धरना हट रहा है या नहीं हट रहा है? धरना तो लोगों को अपना एहतजाज दर्ज कराना था, उन्होंने करा दिया। उनको ये समझाया गया कि हम लोग धरना करेंगे और किसी जगह पे, ऐसी जगह पे करेंगे जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो धरना तो होगा, लेकिन अब जगह तय करने के बाद हो। जैसा कि कहा गया था कि डीएम साहब के आने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कर तो दिया। यहाँ पे 10,000 लोग बैठे होंगे, वो कि एकदम से खत्म हो जाएंगे? टहलते टहलते भी 2-4 हज़ार रह जाएंगे।
आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान सनती और तकनीकी शोबे में तरक्की कर रहा है। गच्चीबावली मुनक्किदा आइडियाज फॉर इंडिया 2020 ISP पॉलिसी कॉन्क्लेव में शिरकत के मौके पर किशन रेड्डी ने ये बात कही। अपने खिताब के दौरान किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी, GST जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत तशहीर करने वाली पार्टियों की वजह से ही दिल्ली में तशद्दुद भड़का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। Last week, we have witnessed some disturbances in the national capital, Delhi. Unfortunately, many innocent people have lost their lives. All the section of the people have lost their properties too. Rumors unleashed by a section of political parties and a section of media, a section of social media added fuel to the fire. I want to reiterate on this occasion that Citizenship Amendment Act 2019 is not to take away the citizenship of any Indian, but give citizenship to those religious minorities in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The nation was divided on religious grounds against the will of the people of India, and it was assured during the division that the rights of minorities in the respective nations will be protected. दिल्ली में हुए फसाद ने कई खानदान की खुशियां छीनी। किसी की मांग उजड़ी तो किसी के खानदान का चश्मो चिराग नहीं रहा। ऐसा एक खानदान दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मधुबनी के बीना पट्टी में है, जिसके चिराग को दिल्ली में फसाद की आंधी ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ये दर्दनाक मंजर है मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके में वाक़े सोहरौल इस्लामिया टोले का। गांव में पिछले 4 दिनों से पसरी मायूसी और खामोशी उस वक्त चीखो पुकार में तब्दील हो जाती है जब सोहरौल गांव के बाशिंदे मोहम्मद इब्राहिम के दरवाजे पर सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस आकर रुकती है। एम्बुलेंस में रखे ताबूत में मोहम्मद इब्राहिम के जवान बेटे मोहम्मद मुबारक हुसैन की लाश को दिल्ली से लाया गया है। बुजुर्ग वालिदैन की जरूरतें और 3 छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश का सपना लेकर दिल्ली की मार्बल फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मुबारक हुसैन गुज़िश्ता 25 फरवरी को दिल्ली के मौजपुर इलाके में फसादियों की गोली का शिकार हो गया था। काम है वो, फिर ऊपर से दंगे फसाद हो रहे थे। मैं इसको बहुत मना किया, ये मुझे मना करके चले गए नीचे। हम लोग फिर ऊपर से देख रहे थे, 5 महीने की बिल्डिंग से जहाँ नीचे गए सीढ़ी पे एक गेट है, वो गेट ही पर खड़े थे, वो बाहर से फायरिंग होने लगी। हाँ, तो 3 फायरिंग हुई, उसमें 2 मिस हो गया, तीसरी फायरिंग उसे सीने पे। फसाद की आंधी में घर का चिराग बुझ जाने से न सिर्फ मुबारक हुसैन के अहले खाना बल्कि उसके दोस्त और पड़ोसी भी सदमे में हैं। पूरे घर को वही चलाते रहे। वो काफ़ी अच्छा लड़का था और वो एक गरीब फैमिली से ये करता था, तो वो लगभग 17-18 साल की उम्र में वो दिल्ली निकला और वहाँ वो मजदूरी का काम करता था, टाइल्स कटिंग का। उसके घर की परिस्थिति जो है ना, अब कैसी चलेगी आगे के तो हम बता नहीं सकते। अभी जो है बहुत ही गंभीर मामला है उसके इधर, और वो लड़का जो बहुत अच्छा था, हम लोग का दोस्ती था। दिल्ली फसाद से मुतासिर मधुबनी के सोहरौल गांव के लोगों का कहना है कि गलत सोच रखने वाले कुछ लोग लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लिहाजा आम लोगों को मुहतात रहने की जरूरत है। सर, ये जो दंगाई है वो चाहे वो किसी भी जाति से हो, दंगाई सिर्फ दंगाई होते, ना कि इंसान की मौत नहीं, एक इंसानियत की मौत हुई है और वो दोनों ही पक्षों के लोगों का ही वो उसमें मौत हुआ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों का नुकसान है। दिल्ली में फसाद में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं फसाद की टीस सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास ही नहीं बल्कि मधुबनी के सोहरौल गांव की तरह दर्जनों गांव और कस्बों में भी महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में अफसरान और सनतकारों पर आईटी की छापेमारी के ताल्लुक से कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। दिल्ली में कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला और पीएल पुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरकज पर छत्तीसगढ़ हुकूमत को परेशान करने का भी इल्जाम लगाया गया। सुरजेवाला ने कहा कि पनामा पेपर में रमन सिंह के बेटे का नाम आने के बाद उसे बचा लिया गया। दिनों से जारी आयकर विभाग की कार्रवाई अब अपने अंतिम दौर में है। अब वाइंड अप कर रही है आयकर विभाग की टीम। ये गुरुचरण सिंह होरा का ये निवास है, जो कि होटल कारोबारी और केबल कारोबारी हैं। उनके यहाँ पे भी लगातार दबिश दी जा रही थी और जो आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम थी वो यहाँ पे रुकी हुई थी। लेकिन आज ही अभी सुबह सुबह जो है ये कार्रवाई इनके द्वारा ख़त्म की गई है और कल जो है यहीं पे नोट गिनने के लिए मशीन भी बुलाई गई थी और भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है यहाँ पर से, ये बताया जा रहा है। आज अभी अधिकारी जब निकले हैं तो साथ में उनके बैग थे और अधिकारियों की टीम यहाँ से निकल गई है। यहाँ पे वाइंड अप कर दिया गया। हालांकि अधिकारी अब अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, ऑफिशियल कोई जानकारी जो है नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए जो है कैश और ज्वेलरी मिले हैं। और ऐसे कई ठिकानों पर जहाँ भी दबिश दी गई है, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो अधिकारी हो या फिर जो है नेता का घर हो, इन जगहों पे से कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग इनपुट के आधार पर जो है कार्रवाई की गई थी और भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी और दूसरे दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। अब इस पे जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा खुलासा करेंगे कि आखिर इन कार्रवाइयों के पीछे क्या वजह थी और कितनी मात्रा में जो है ज्वेलरी, कैश और सारी चीज़ें जो है बरामद की गई है। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नान घोटाला हुआ था। पनामा पेपर्स के अंदर मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो उन दिनों मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे और भाजपा सांसद अभिषेक सिंह का नाम आया। 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने छत्तीसगढ़ की 2/3 बहुमत से चुनी हुई सरकार को बगैर सूचित किए 4 दिन से इनकम टैक्स और सीआरपीएफ के साथ रेड्स का सिलसिला जारी कर रखा है। मोदी जी, आप कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यह है कोर्सिव सेंटरिज्म। कि जो भी कार्रवाई हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 4 दिनों से जो चल रही है वो विद्वेषपूर्ण है। वो अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जगह जगह पैसे का लेन देन हुआ, पैसा पहुंचाया गया, उसकी आंच वहां तक ना पहुंचे जो जांच चल रही है, उससे बचने के लिए। और जब भी उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से इसका पूरा सफाया हो जा रहा है, 3/4 बहुमत से सरकार बनी और जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया। ये भी जानते हैं कि भूपेश बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐतिहासिक उन्होंने निर्णय लिए हैं। और जो जो इस बीच में चुनाव हुए, चाहे बाई इलेक्शन हुआ, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की। 10 मेयर में से 10 के 10 कांग्रेस पार्टी के जीते। अन्य स्थानीय निकायों में भी 80% सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। पंचायतों में भी इसी तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से खारिज किया है। नाज़रीन, इस वक्त की काफी अहम खबर शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद का मामला सामने आया है। आज मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिली है। एक लाश गोकुलपुरी कनाल से मिली है। 2 लाशें भागीरथी विहार कनाल से बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद का मामला सामने आया है। आज मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें बरामद की गई है। एक लाश गोकुलपुरी कनाल से मिली है, वहीं 2 लाशें भागीरथी विहार कनाल से बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की जानिब से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। आपको बता दें कि
शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात काफ़ी कशीदा है। हालांकि बात की जा रही थी कि अब जो सिचुएशन है नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद का मामला सामने आया है। मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें बरामद की गई है। एक लाश जो कि गोकुलपुरी कनाल से मिली है और 2 लाशें वाकृति विहार कनाल से बरामद की गई हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 62 साल की तकमील पर MIM के हेडक्वार्टर दारुल सलाम में मुनक्किद की गई। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी परचम लहराया। तेलंगाना असेंबली में पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MIM पर फिरका परस्त पार्टी होने के इल्जामात उन्होंने मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि MIM फिरकों को देखकर काम नहीं करती। दारुल सलाम के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। अकबर ओवैसी ने अपने दादा वाहिदुद्दीन ओवैसी की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने MIM को हक परस्तों की जमात करार दिया। इस इजलास में मजलिस के अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर्स और मजलिस के कारकुन शरीक रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से 62 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ और पहला जलसा जो हुआ उसमें कई करारदादें मंजूर की गई थीं और सबसे पहली करारदाद अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वक्त फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने आवाम के सामने पढ़कर मंजूरी ली। तो वह करारदाद क्या थी? वह करारदाद ये थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गैर फिरका वाराना कुल हिंद सियासी जमात की हैसियत से काम करेगी। और लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। ये दारुल सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। हर मजलूम, हर जरूरतमंद फरियादी अपनी फरियाद को लेकर आ सकता है, चाहे वो माथे पे तिलक लगाने वाला हिंदू हो या सर पे टोपी पहनने वाला मुसलमान हो या सर पे पगड़ी बांधने वाला सिख हो या ईसाई हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व दारुल सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। हमने कभी फिरकों को देखकर काम नहीं किया, किसी के मजहब को देखकर काम नहीं किया। हमारी तारीख है, लेकिन इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का 6 मार्च से आगाज हो रहा है। तवक्का है कि इसी सेशन के दौरान शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। वाज़ेह है कि 16 फरवरी को तेलंगाना काबीना ने CAA को बर्खास्त करने का मरकज पर जोर देते हुए कहा था कि रियासती हुकूमत CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करेगी। रियासती काबीना ने मरकजी हुकूमत पर यह भी जोर दिया था कि वो मजहब की बुनियाद पर शहरियों के साथ इम्तियाज रवैया इख्तियार न करे। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के साथ तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल का भी इजलास 6 मार्च से इनकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में गवर्नर रियासत तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने एलामिया जारी किया। बताया जाता है कि 6 मार्च को 11 बजे दिन असेंबली और काउंसिल का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा और इस मुश्तरका इजलास से गवर्नर रियासत तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन खिताब करेंगी। असेंबली ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि 7 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पेश करने के बाद मुबाहिस होंगे और तवक्का है कि 9 मार्च को रियासती असेंबली में सालाना बजट पेश किया जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का
उर्स में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से चादर पेश की गई। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की जानिब से ख्वाजा के दरबार में चादर पेश की। अब बता दें कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स मुबारक जारी है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्कों से भी आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुदाम की जानिब से इंतज़ाम तो किया जाता है, अजमेर से 15 किलोमीटर दूर भी 1 लाख से ज़ायद लोगों के ठहरने का इंतज़ाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया है। चीन से निकला कोरोना वायरस दुनिया के कई मुल्कों में फैल चुका है। अमेरिका में भी कोरोना वायरस से एक खातून की मौत हो गई है, जिसकी जानकारी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से 9 नई हलाकतें हुई हैं। ईरान में तेजी से फैलते कोरोना वायरस को देखते हुए अमेरिका ने ईरान के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही इटली और जनूबी कोरिया का सफर न करने की हिदायत दी गई है। उधर WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया के कई मुल्कों में बहुत तेजी से फैल रहा है और अब तक दुनिया भर में 85,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासर हैं। हिंदुस्तान में भी इस वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं।